हाँ, तो अपना हिस्ट्री का ही सेकंड पार्ट होगा। तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो अपन जैसे जैसे तबीयत ठीक रहेगी अपन क्लास ले लिया करेंगे। ये अपना हिस्ट्री में पार्ट 2 है, ठीक है ना। इसके भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। पहला क्वेश्चन है कि कुंती और निषादी, आपने बहुत अच्छी मैंने कहानी बता रखी है। कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना की थी महाश्वेता देवी ने, ठीक है ना। ये जो शॉर्ट स्टोरी किसकी है, महाश्वेता देवी की है। प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट है, दामड़ी, करड़, दशपुर, बिसपुर। तो ध्यान रखें, प्राचीन काल में मंदसौर को जाना जाता था दशपुर के नाम से, ठीक है ना। अगला है कि भीम ने किस राक्षस कन्या से विवाह किया था, पता है ना, हिडिंबा से किया था, ठीक है ना, हिडिंबा से विवाह किया था। नंबर 4, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित है, बताओ, पांचाल, हरिक, लिच्छवी या कुरु। तो ध्यान रखें, कुरु वंश से, कुरु डायनेस्टी से। और भगवत गीता महाभारत का उपदेशात्मक अंश है, यानी कि ये डिडक्टिंग सेक्शन ऑफ महाभारत, भगवत गीता, ठीक है ना। वर्तमान महाभारत में श्लोक पूछे, वर्सेस पूछे अभी प्रेजेंट में, तो 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि सूत कौन थे। सूत को इंग्लिश में भी सूत भी सूताजी बोलते हैं। तो ये महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाटसारथी थे, बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाजनपदा भाटसारथी, ठीक है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं, तो विवाह के 8 प्रकार थे। मैंने बहुत गजब के पढ़ा रखे हैं आपको, 8 के 8 प्रकार, वेरी इजी ट्रिकी बना रखी है। और संस्कृत ग्रंथों में कुल, यही देखो इंग्लिश में इसको कुला बोलते हैं, वैसे कुल शब्द था ना कि ये हमारे कुल का है, ये हमारे वंश का है, वैसे कुल शब्द का प्रयोग तो परिवार के लिए, और जाति का बांधु मतलब बड़े भाइयों, अपने भाइयों के लिए, भाई बंध जो तुम्हें जाति का बांधुओं के बड़े समूह के लिए किया जाता है। संस्कृत टेक्स्ट के अंदर कुला तो डेजिग्नेट फैमिली, और कास्ट को यूज किया जाता है लॉन्गर नेटवर्क ऑफ किनफॉक, यानी कि जो भाई बंध होते हैं ना, जितने अपने भाई बंध उनके लिए। पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। उसका मेन जो पिता का क्या माना जाता है कि वो अपने कन्या का दान करे, कन्यादान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर किस क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था तथा व्यक्ति को घृणा का पात्र समझा जाता था, तो प्राचीन तमिलकम, ये उसके तमिलकम जो है एक ग्रंथ का भी नाम है और प्राचीन था ही, पुराना था ही है। किस उपनिषद में कई लोगों को अनेक मात्र नामों से भी जो है जाना जाता था या निर्देश किया जाता था, तो ये अपने उस टाइम में पढ़ा था बृहदारण्यक, है ना, बृहदारण्यक जो था, बृहदारण्यक, इसके अंदर जो है मतलब अपने माता के नाम से भी उनके कुल को या उसके वंश को जाना जाता था, है ना, पिता के नाम से तो खैर जानते ही हैं। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को कितने शीर्षक यानी कि कितने टाइटल या हेडिंग में उसमें अंतर्गत रखते हैं, तो बेसिकली 2 में, जो मैंने आपको अच्छे से करवा रखे हैं, आगे भी हो रह जाएंगे। किन शासकों को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था, वापस वही आ गया, मतलब वो वंश कौन सा था, तो वो था शुंग वंश, ठीक है ना, शुंग डायनेस्टी थी जिनको अपने माता के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन शीर्षकों के अंतर्गत, आख्यान, उपदेशात्मक और दोनों, तो ध्यान रखना महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को दोनों में, आख्यान में भी नैरेटिव और डिडक्टिव दोनों के अंदर रखते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला कहा, तो वो आपको पता ही ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है ना, यही था। पहले प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक, तो लगभग 5000, 10,000, 15,000, यहां पर है 20,000, तो प्रारंभ काल में तो 10,000 ही थे, कितने, 10,000, ये 20,000 एक नहीं, 20,000 मान लेना उसका ना, प्रारंभ काल में स्टार्टिंग शुरुआती में तो लगभग 10,000। फिर है एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था, एकलव्य आपको पता निषादी था, है ना, मतलब वो मैंने कहा था ना, वो एकलव्य जो जिसने अंगूठा काट के दे दिया था वही निषादी है। अगला शुद्धक के नाटक मरीच कट्टिकम में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक, तो इंग्लिश में भी वही है ब्राह्मण वणिक जो बताया गया है, किसको, मरीच कट्टिकम को। महाभारत की मूल भाषा कौन सी थी, बताओ, मूल भाषा थी अपनी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, ठीक है। अगला 6ठी शताब्दी से पूर्व से अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे, यानी कि पैटर्नल लाइनेज का, आपको पता है पहले पितृवंशिकता था, तो ये करते थे 6ठी शताब्दी से पूर्व। प्रसिद्ध इतिहासकार वीएस सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे, किसके थे भाई, तो पहले की प्राचीन भाषा संस्कृत, तो लगभग संस्कृत के होंगे, ठीक है। ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवी व्यवस्था है। इसने सिद्ध करने के लिए वे किस मंत्र को उद्धृत करते हैं, तो वह करते हैं ऋग्वेद का पुरुष सूक्त मंत्र। इस मंत्र को वो मतलब बांचते हैं, पढ़ते हैं,
और ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है कि देवी व्यवस्था है। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक महत्वाकांक्षी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई? तो वो हुई आपके 1919 के अंदर, 1919। 25वां देखो, पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने कहां पर उत्खनन किया था? ये अपने पार्ट है ही, तो मेरठ जिले में भी किया था, यूपी राज्य में भी किया था, हस्तिनापुर गांव में भी किया था, सभी के सभी बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के ये मैंने टुकड़े में तोड़ दिया है, हस्तिनापुर गांव है, मेरठ जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य है, एक ही बात है वो, ठीक है ना। यहाँ पर बीबी लाल ने किया था उत्खनन। अगला है, महाभारत एक है खंड काव्य, महाकाव्य, उपन्यास या इनमें से कोई नहीं? तो महाभारत एक क्या है? एपिक है, एक महाकाव्य है। 27वां, बीबी लाल को उत्खनन में कितने स्तरों के, कितने लेवल के साक्ष्य एविडेंस मिले हैं? तो 5 स्तरों के मिले थे क्या भाई? 5 स्तरों के एविडेंस मिले, 5 होना चाहिए, देख लेंगे इसको, और है ना। चलिए अगला, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का बेसिकली क्या काम होता था? वो था वेदों की शिक्षा देना, टू टीच द वेदास। ईच नहीं, टी कर लेना, टी, टू टीच द वेदास, ठीक है। अगला, बीबी लाल को उत्खनन में मिले स्तरों में हमारे विश्लेषण के लिए कौन से महत्वपूर्ण है? दूसरा है, तीसरा है, पहला है, ठीक है, या फिर ए व बी दोनों? तो ध्यान रखें, ए व बी दोनों है, पहला और तीसरा। यहीं पर लग रहा है मुझे वो उत्खनन में जो स्तर मिले थे 3 मिलने चाहिए शायद, जहां तक मुझे 3 याद है, आप कमेंट कर देना, उसको अपन सही कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर अगला है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? अंडर हुज लीडरशिप कौन थे? तो रोमिला थापर, वी.एस. सुक्थांकर, उमा चक्रवर्ती या आर.एस. शर्मा? तो महाभारत के संस्करण कार्य वो किया गया था वी.एस. सुक्थांकर। 31, आरंभिक संस्कृति परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया? बताओ, इतिहास में। किस में रखा गया? हिस्ट्री। वैसे देखो इसमें भी हो सकता है कभी कभी इतिहास आ जाए ऐसा लिखा हुआ, तो भी कोई बात नहीं है ना, उस टाइम पर बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा भी अपने सही हो जाएगा। महाभारत के रचयिता किसको माना जाता है? बताओ, वेद व्यास जी को, बिल्कुल सही है। 33वां, उपदेशात्मक शब्द का क्या मतलब है? निर्देश देना या शिक्षा देना? बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें सही है। फिर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल में निम्न में से कौन से आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन जो है बेसिकली में देखने को मिले? वन क्षेत्रों में कृषि का विकास एवं विस्तार हुआ, शिल्प विशेषज्ञों के विशेष सामाजिक समूह का भी उदय हुआ, संपत्ति के असमान वितरण से भी सामाजिक विषमताओं का प्रकट। बिल्कुल सही बात है, पूरे के पूरे चारों के चारों में एविडेंस या फिर ऐसा परिवर्तन चेंज देखने को मिले। महाभारत की विषय वस्तु में आख्यान, आख्यान क्या करते हैं? उसमें किन का संग्रह है? तो आख्यान में स्टोरी बुक है, ये कहानियों का संग्रह इसमें रखा जाता है। संस्कृत ग्रंथों में कुला, इंग्लिश में कुला, वैसे हिंदी में भी कभी कुला आ जाता है, कुल आ जाता है, तो उसका मतलब फैमिली का यूज होता है। अपन पहले पीछे पढ़ के आगे वो अपन पहले देख लिया था, जो कास्ट जातीय बंधुओं के लिए होता है, ठीक है। महाभारत की विषय वस्तु में उपदेशात्मक भाग में किसका संग्रह किया जाता है? कहानियों का संग्रह उसमें किया जाता है। तो अब किया जाता है सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण, है ना, डेलिनेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ सोशल कंडक्ट। मातृवंशिकता का क्या मतलब होता है? जिसमें वंश परंपरा मां से जुड़ी हुई हो, ठीक है, पितृ में पिता से जुड़ी हुई हो। किस ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है? मतलब एक मिथ्य का मतलब होता है कि मतलब जिसे हम कहते हैं ना मिथ है, ये कोई कंफर्म नहीं, मिथ है, वो वर्णित है जो ये बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं था। तो ये सुतपिटक ग्रंथ है, ठीक है ना। सुतपिटक के अंदर ये बात लिखी हुई है कि पहले प्रारंभ में मानव जो पूर्ण विकसित नहीं था। अंतर्विवाह का क्या अर्थ होता है? जो एंडोगेमी होता है उसका मतलब क्या होता है? उसमें होता है गोत्र से बाहर नहीं, वैवाहिक समूह, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होना, वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होना, ठीक है ना, बिल्कुल, ये होता है अंतर्विवाह। मतलब कि अपने उसी में मतलब रिलेशन होना, ठीक है ना, शादी होना, वैवाहिक संबंध समूह के मध्य, अपने समूह ग्रुप में ही होना, वो अंतर्विवाह होता है। निम्न में से पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय या फिर पूर्ण तो मज्जिम निकाय है इसमें, तो ठीक है ना, मज्जिम निकाय पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पैतृक जायदाद के बंटवारे के संदर्भ में मनुस्मृति में क्या क्या नियम थे कि जो पैतृक संपत्ति जो खानदानी पिताओं से दादाओं से मिली हुई है, वो स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। जायदाद का बंटवारा सभी पुत्रों में समान रूप से वितरित होगा। बड़ा पुत्र संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी होगा। बिल्कुल सही बात है, सारी की सारी बातें सही थी। पहले पैतृक जायदाद का बंटवारा मनुस्मृति बातें लिखी हुई है। निर्धन दानी सरदार की रचना निम्न में से किस में मिलती है? जो निर्धन दानी सरदार की रचना किस में मिलती है? तो वो मिलती है पुरुनारुरु,
पुरुनारुरु के अंदर मिलती है। चांडालों के कर्तव्यों की सूची कहाँ मिलती है, ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति में? तो ध्यान रखें, चांडाल जो थे ना, उनके कर्तव्यों की सूची या उनके ड्यूटीज की जो मिलती है वो मनुस्मृति में मिलती है। स्त्रियों की समति अर्जन करने के कितने तरीके थे, अपने पढ़े भी थे उस टाइम पर, 6 तरीके स्त्रियों की समति अर्जन करने के हैं, 6 होंगे, 6 आपको याद भी होंगे। अल बरूनी भारत कब आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर को तो कितना शानदार कराया था मैंने आपको, 11वीं शताब्दी में आया था ये, 11th सेंचुरी में, ठीक है ना। अगला किताब उल हिंद, इस ये कौन, मतलब इसका राइटर कौन है, इसके राइटर भी अल बिरूनी ही हैं। अगला इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का था क्या, बिल्कुल मोरक्को का था। अगला फ्रांस बर्नियर भारत कब आया, हर चीज के एक सिस्टम बना हुआ है, 70वीं सेंचुरी, मतलब बहुत जबरदस्त आपके हेल्प होने वाली है, इन टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ज्यादा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये जो ग्रंथ मतलब नामक ग्रंथ का जो है, नामक ग्रंथ का राज्य था, ट्रेवल्स इन, मतलब ऐसा मान लो कि इसका संबंध, इसको जो लिखने वाला था नामक ग्रंथ के राइटर जो है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द बुक टाइटल ट्रेवल्ड मुगल एम्पायर, ये जो बुक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता, बर्नियर, अल बिरूनी या तेवरनियर। तो ध्यान रखें बर्नियर से इसका संबंध है, वो मतलब इस ग्रंथ का राज्य नहीं है, राजा मान लो, चाहे लेखक कुछ होगा, ये थोड़ी क्वेश्चन ऐसे हो गया, ठीक है ना। बर्नियर का ही मतलब बर्नियर के ग्रंथ का नाम ही है ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये ध्यान रखना। अल बिरूनी कहाँ का निवासी था, वो अपन ने पीछे पढ़ा था, वो लगता है अल बिरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था अल बिरूनी, ठीक है ना। अब देख क्वेश्चन नंबर अपने हो जाएगा ये 52, इब्न बतूता का जन्म 52, इब्न बतूता का जन्म कहां पर हुआ बताओ, तो इब्न बतूता का जन्म हुआ मोरक्को। अभी अपन ने पीछे क्वेश्चन लिया था मोरक्को में, इब्न बतूता का जन्म शायद पहले आ गया क्या, तो वो भी अपन देख लेते हैं, इब्न बतूता कहां का निवासी था, ठीक है ना। तो एक ही बात है, कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रिहला, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिहला के राइटर कौन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 5454, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था, ये मतलब हर किसी की पूछिए, तो ये फ्रांस का था, नाम में फ्रांसवा है, बर्नियर का पूरा नाम क्या था, फ्रांसवा। अब देखो 55, इब्न बतूता भारत कब आया, इब्न बतूता भारत कब आया, तो ये आया था अपने 14th सेंचुरी के अंदर, 14वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है ना, सी इज करेक्ट आंसर। तेवरनियर कहाँ का निवासी था, ये जितने भी हैं सबके अपन को याद करना है, तो तेवरनियर भी कहाँ का था, ये भी फ्रांस का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 57, इब्न बतूता अनेक देशों की यात्रा करने के बाद स्वदेश वापस अपने देश कब पहुंचा था, 1354 में। अब देखो नेक्स्ट, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताया था, तो आपको पता है उसने पंजाब, इलाहाबाद और जयपुर और दिल्ली, 4 शहरों में से अगर ऑप्शन देखें तो उसने बताया था सबसे बड़ा, दिल्ली को बताया था क्या, सबसे बड़ा बताया था दिल्ली को, ठीक है ना, तो दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताया था। अब देखो 59, अल बिरूनी ने लेखक में कौन सी भाषा, अपने लेखन के अंदर कौन सी भाषा यूज की है, तो अरेबिक लैंग्वेज उसने यूज की है। 60वां, मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर इब्न बतूता किस देश की यात्रा पर गया था, तो वो गया था चाइना गया था वो, ठीक है। बर्नियर कहाँ, बर्नियर था एक किसान था, वैज्ञानिक था, चिकित्सक था, एक खिलाड़ी था, तो बर्नियर क्या था, बर्नियर एक डॉक्टर था, बिल्कुल अपन ने पढ़ा भी था। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा, इब्न बतूता की बात चल रही है, तो इसने भी अरबिक भाषा में ही लिखा था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था, दारा शिको, और ये दारा शिको का ही बर्नियर डॉक्टर था, ठीक है ना। 64, ख्वारिज्म कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या फिर महाराष्ट्र में, तो ये कहां पर है, अफगानिस्तान में। किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों के मतलब मुगलकालीन नगरों के शिविर नगर कहां पर है ना, किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा है, ये कहा नहीं है भाई, कहा है, ठीक है ना, ये बिंदु उठा लेना, इसलिए यहां पर भी दिक्कत हो रही होगी। विच ट्रेवल प्लेस कैम्प सिटी मुगल सिटी, थोड़ा सा मतलब कोई बात नहीं, लेकिन इसका सही है कि जिसने कैम्प सिटी कहा था, कि वो कौन सी मुगलकालीन नगरों को जिसने कैम्प सिटी कहा था, उस बंदे का क्या नाम था, इब्न बतूता, बर्नियर, तो वो बर्नियर था जिसने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा था। अगला देखो, इब्न बतूता भारत की कौन सी प्रणाली की कार्य कौशल देखकर आश्चर्यचकित हो गया, तो सबसे बेस्ट थी डाक पोस्टल सिस्टम, इतना खुश हुआ कि वायर क्या सिस्टम है, तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ भी रखी है। किताब उल हिंद में से किन विषयों पर एक विस्तृत ग्रंथ है किताब उल हिंद, तो वो आपके धर्म और दर्शन, रिलीजन एंड फिलोसॉफी, सोशल पर, लाइफ पर भी, एस्ट्रोनॉमी, बिल्कुल सभी के सभी ये जो है सभी इन सभी विषयों के ऊपर वो बुक जो लिखी गई है। 68 देखो,
चीन के विषय में इब्न बतूता के वृत्तांत की तुलना किसके वृत्तांत से की जाती है? तो वो की जाती है मार्को पोलो से, ठीक है ना। अगला देखिए, बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति किसको समर्पित की थी? तो राजा था लुईस 16वां, जो अपन छोटी क्लास में पढ़ते आते हैं वो। ये लो भाई 70। 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की यात्रा 15वीं शताब्दी में किसने की थी? तो अब्दुल रजाक समरकंदी ने, ठीक है ना। सकरकंदी नहीं, वो समरकंदी है। 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की यात्रा किसने की थी? ये क्वेश्चन मन से बनाए हुए क्वेश्चन है, एक एक लाइन खींच के। मोहम्मद वली बल्खी, बहुत मेहनत की गई है आपके लिए, हर चीज आप खुद नोटिस करेंगे तो एक दिन ऐसी स्टेज पाएंगे कि हर चीज याद है, क्योंकि एक एक लाइन से प्रश्न बना दिए गए हैं। 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की यात्रा, हर शताब्दी का नाम है कौन कहां की यात्रा कर रहा है? तो शेख अली हाजिन, ठीक है ना। और अब ये सोचिए कि जिस टाइम तैयारी करते ये चीजें बनती है, कितने आप भाग्यशाली है कि हर चीज लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना के मिल रहे हैं। 800 1000 क्वेश्चन एक छोटी सी किताब में से, बहुत बड़ी चीज होती है। इब्न बतूता खाली जगह के रास्ते होकर सन 1333 स्थल मार्ग से पहुंचा था, तो वो मध्य एशिया से रास्ते होकर सिंध होते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगी मध्य एशिया इस खाली जगह में तो, और यहाँ आ जाएगी सिंध, ठीक है। 2 खाली जगह इसके अंदर, तो ध्यान रखना सेंट्रल एशिया और सिंध, बी इज करेक्ट आंसर। अगला, इब्न बतूता के भारत पहुंचने पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे किस पद पर? तो काजी बनाया था, उसको क्या बनाया था? काजी की पोस्ट दी थी। 75। अब्दुल रजाक ने भारत में किस भाग की यात्रा की थी? अब्दुल रजाक आया था हमारे साउथ इंडिया में, ठीक है ना, दक्षिण भारत के अंदर वो आया था। फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा? 12 साल तक रहा, 12 ईयर्स। फिर सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, मतलब किस टाइम पर आक्रमण किया? तो वो क्या था? ख्वारिज्म ने सुल्तान ने ख्वारिज्म पर 1017 में। अल बरूनी ने भारत में प्रसिद्ध वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रमुख वर्णों का, ये वर्ण है ना, वर्णों का उल्लेख किया था। उनके क्रम व्यवस्थित करो, 4 वर्ण है, ठीक है ना। मेजर वर्णाज अंडर सिस्टम इन अरेंज द मॉड्यूल, मतलब 4 वर्ण जो उसने अल बरूनी ने रखे थे, वो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये लाइन वाइज भी क्रम ध्यान रखना, ऊपर नीचे ऑप्शन में सेम ही चीज लिखी हुई, लेकिन आपको सीक्वेंस में भी जमाना है। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। 17। इब्न बतूता के पाठक किससे पूरी तरह से अपरिचित थे? तो वे थे नारियल के पेड़ से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। ये क्या होता है? ये ले भाई 80। अल बरूनी द्वारा किन ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया? तो पतंजलि का व्याकरण, यूक्लिड के कार्य, बिल्कुल दोनों जो बातें हैं दोनों का उसने अनुवाद किया था। इब्न बतूता के अनुसार भारत के 2 बड़े शहर अगर वो देखता है तो वो कौन से थे? वो थे दिल्ली और दौलताबाद, है ना, महाराष्ट्र के पास दौलताबाद, ये बिल्कुल करेक्ट है, डी। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में कितने दरवाजे थे और सबसे विशाल दरवाजा कौन सा था? बताओ, क्या गजब की मेहनत की हुई है इन टेस्टों में। 28 बदायूं दरवाजा, ठीक है ना। 28 तो दिल्ली शहर में दरवाजे थे, 28 दरवाजे थे, बदायूं दरवाजा सबसे बड़ा था। 83। इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद क्या था? ये दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था, जहां पर वो मेल फीमेल जो है सॉन्ग गाती थी दौलताबाद में। इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया? वो था इब्न जुजाई। वो कौन था? इब्न जुजाई था। 85। तज़किरा क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है तज़किरा। व्हाट इज तज़किरा? तो सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण है, बिल्कुल, द बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सूफी संत्स। 86। नलियरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है ना, किस मत के संतों का मुख्य काव्य संकलन है? तो अपन पढ़े थे नैनार और अलवार, तो ये अलवार इज करेक्ट आंसर इसका, ठीक है ना। फिर देखो 87। वैष्णव धर्म के किस मुख्य प्रचारक के उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से जाना जाता था? तो वो थे शंकर देव के उपदेशों को। फिर है चिदम्बरम और तंजावुर के शिव मंदिर किन सम्राटों की सहायता से निर्मित हुए? किन के सम्राटों की सहायता से इनको बनाया गया? तो वो था चोल एम्परर, चोल साम्राज्य। शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले कहलाते थे काजी। उल्मा, तो वो क्या कहलाते थे शासन में शरिया कानून वाले? तो वो होते थे उल्मा, जो फिक्स करवाते थे। 90। बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाए? वीर शैव व लिंगायत, अलवार व नैनार। तो देखो बासवन्ना की बात चल रही, तो बासवन्ना के कहलाएंगे
वीरशैव व लिंगायत। ये आपके मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 को बी से मिलाना है। शंकरदेव, देखो ये टाइम पीरियड इधर लिखा हुआ है BCDA, ठीक है ना। शंकरदेव का टाइम पीरियड ये है, नानक देव जी का टाइम पर ये है, BCDA कर लेना, ठीक है। मीराबाई का टाइम ये है और इसमें हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। तो ये मैच कर लेना, शंकरदेव, नानक, मीराबाई, कबीर, इनका टाइम पीरियड मतलब किस टाइम के भक्ति कवि हुए या फिर किस टाइम इनका जन्म या वो चला, तो वो इनका टाइम पीरियड है ABCD, ठीक है ना। मैच कर लेना, इधर लिखा हुआ भी आपके आंसर। नेक्स्ट, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था, मुरीद, पीर, वारिस या शेख। तो ध्यान रखना, सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था। 93, वापस मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना। फर्स्ट में DABC है, DABC का मतलब हो गया धन्ना, बिल्कुल कबीर जी के थे ना, बिल्कुल। या फिर अपने इस काम कर लो आप, यहाँ पर है ये जाति, तो धन्ना तो जाट थे, ऐसे ये है। फिर आपके बात चलते हैं अपन सेना, सेना हिंदी में भी सेना ही है, तो ये थे नाई, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। और आपके रविदास जी की बात करूं तो रविदास जी थे मोची, ठीक है ना। तो रविदास मोची और कबीर हो गए जुलाहा, ठीक है ना। ये मतलब जाति से इनको मैच करवा रहे हैं। रविदास जी की जगह, अच्छा ये मैंने मैच किया नहीं, धन्ना तो जाट हो गए और कबीर हो गए जुलाहा, ठीक है। ये आप मैच द फॉलोइंग जो इधर लिखे हुए हैं वैसे आप मैच कर सकते हो। बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव है, ननकाना पंजाब में पड़ता है, ठीक है ना। ननकाना पंजाब है जो कि रावी नदी के पास में है। शंकरदेव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, असम और यूपी। तो ध्यान रखें, शंकरदेव का जो संबंध है वो है असम से। 96, बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना पंजाब में। नैनार परंपरा की उस महिला भक्त का नाम बताइए जिसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया, जो मैंने आपको इसमें पिक भी लगाई थी, करिकाल अमयार, ठीक है ना। 98 देखो, बासवन्ना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, बासवन्ना महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, असम। तो ध्यान रखना, बासवन्ना का संबंध कर्नाटका से है। 99, कबीरदास जी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से माना जाता है, तो माना जाता है काशी, उत्तर प्रदेश। ये लो भाई, शतक पूरा। मीराबाई किसकी पुत्री थी, तो मीराबाई रतन सिंह की पुत्री थी, ठीक है ना। ओके, तो ये थे 100 क्वेश्चन और अपना हिस्ट्री का पार्ट 2 हो गया ये। मिलते हैं बहुत ही गजब के सेशन के साथ में, हिस्ट्री के पार्ट 3 के साथ। तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन एडजस्ट करूंगा मैं कैसे, जब भी थोड़ी बहुत आराम मिलता है मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। बस पढ़ते रहिएगा। ओके।